Hello students, welcome to E-Class of Political Science. Myself, Rohtas Kumar, Head of the Department Political Science, Government College for Girls, चीका कैथल। तो आज हम जो आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो मेरा लास्ट वीडियो था बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसको आपने काफ़ी लव दिया, काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो हमारे लेक्चर की जो शुरुआत है, हम भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो ब्यूटीफुल लाइन कही गई है उससे शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा था, इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड, आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट। तो उनके द्वारा कही गई लाइन है, वो भारत के संविधान के बारे में कही गई है। उनकी जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत का जो संविधान है उसकी जो रक्षा की जिम्मेदारी है हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है। तो जो देश का जो संविधान है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो वो देश का जो संविधान है वो सही नहीं रहता है, क्योंकि उस देश अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो हमारे जो भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस समय में जो लाइन कही थी उसकी उल्लंघना होती है। तो जो उनकी जो लाइन है भारत के संविधान के बारे में स्टिक बैठती है, लेकिन आज की परिस्थितियों में क्या वो उनके द्वारा कही गई जो लाइन है वो सार्थक है। तो हम जब बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इस लाइन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज हम हमारा टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। तो हमने पिछले वीडियो में बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था। तो हमारी जो अगली संविधान की जो विशेषता है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश में जो प्रस्तावना, पहले तो मैं आपको प्रस्तावना का जो अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रस्तावना होती क्या है। जैसे कोई एक बुक का राइटर कोई भी जो किताब लिखता है, उस किताब को लिखने से पहले वो उसका उद्देश्य जरूर लिखता है कि हमारी जो किताब है उसका क्या उद्देश्य होगा। तो हमारे जो संविधान है उसकी भी शुरुआत प्रस्तावना से की गई है और प्रारंभ में ही प्रस्तावना को लिख दिया गया है। हम जो हमारे देश की प्रस्तावना है उनमें उन आदर्शों और लक्ष्यों का वर्णन किया गया है जो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने थे और जिनको प्राप्त करने के लिए यह हमारे देश का संविधान बनाया गया है। संविधान का जो प्रारंभ है वो प्रस्तावना से करना आधुनिक संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसकी विशेषता बन गया है। चाहे अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, या फिर हम चाइना के संविधान की बात करें, या फिर हम पश्चिमी जर्मनी के संविधान की बात करें, या फिर आयरलैंड के संविधान की बात करें, इन देशों ने भी अपने जो संविधान है उसका जो प्रारंभ है प्रस्तावना से किया है। तो हमारे देश में भी प्रस्तावना से ही संविधान का प्रारंभ किया गया। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अद्भुत फीचर है। तो अगर हम अपने देश की प्रस्तावना को पढ़े तो उससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान के लक्ष्य क्या है, हमारे देश की जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है। प्रस्तावना को पढ़ने से आपको स्पष्ट रूप में पता चल जाएगा। अगर हम बात करें हमारे देश की प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना के अंदर हमारे देश में हमारे जो सत्ता की जो अंतिम शक्ति है वो जनता है, और जनता से हमारे देश की जो केंद्रीय सरकार है या राज्य सरकार है अपनी शक्तियां ग्रहण करती है। और प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, और इसमें 42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे आदर्श भी जोड़ दिए गए। यह हमारे संविधान की विशेषता है। अगर प्रस्तावना को ही देखें तो प्रस्तावना में हमारे संविधान का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। प्रस्तावना में लिखा है कि सभी लोगों को न्याय मिलेगा, सभी लोगों को समानता मिलेगी, सभी लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी। जितने भी आदर्श हैं वो सारे के सारे हमारी जो प्रस्तावना को अगर आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा। तो हमारे देश की जो प्रस्तावना है उससे ही सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। हमारे देश की जो प्रस्तावना प्रीएम्बल है उसके अंदर जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के जो शब्द जोड़े गए हैं उसमें भी ये बात निश्चित है कि हमारे देश राष्ट्र है उनकी एकता रहेगी, हमारे देश में का जो राष्ट्र है वो अखंड है, यानी हमारे देश के राष्ट्र के किसी भी प्रकार के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सारे की सारी बातें ना प्रस्तावना में ही क्लियर कर दी गई है। अगर देखें तो हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का बिल्कुल उज्जवल भाग है। तो अगर आगे देखें हम नेक्स्ट फीचर की बात करें, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी वॉइस।
पहले तो मैं इस शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि संघात्मक होता क्या है। संघात्मक का जो मीनिंग होता है शक्तियों का बटा होना। हमारे देश के संविधान में जो शक्ति है वो बटी हुई है। अगर दूसरा शब्द हम यूनिटरी बाइस की बात करें तो हमारा संविधान एकात्मक कैसे है। अगर एकात्मक की बात करें, एकात्मक का अर्थ होता है कि केंद्र में केवल एक ही सरकार का होना और जितनी भी राज्य की सरकारें होती हैं उसी से शक्तियां का ग्रहण करती हैं। और तो भारत के अगर संविधान की बात करें, जैसा कि हमारा पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी बाइस। मीनिंग ये है कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है। इसमें संघात्मक शासन प्रणाली के सारे गुण हैं जो पाए जाते हैं, जो कि संघात्मक शासन प्रणाली में होने चाहिए। वो सारे के सारे गुण हमारे देश के जो संविधान है उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिए गए हैं। अगर हम संघात्मक व्यवस्था के लिए पहली बात है जो जरूरी है हमारे संविधान में जो लिखा गया है कि उसके लिए शक्तियों का बटा होना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान हो, चाहे वो कनाडा का संविधान हो, उसमें क्या शक्तियां बांटी हुई है। लेकिन हमारे देश का संविधान भी संघात्मक है क्योंकि हमारे देश में भी शक्तियां बटी हुई है। हमारे देश में 3 सूचियों में शक्तियों को बांटा गया है। अगर सूचियों की बात करें तो पहली जो सूची है उसको हम संघ सूची कहते हैं, दूसरी सूची हमारी राज्य सूची है और तीसरी सूची की बात करें तो समवर्ती सूची है। हमारी जो संघ सूची है उसमें 100 विषयों को रखा गया है और ये जितने भी विषय रखे गए हैं सभी के सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और इनके बारे में कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारी केंद्र की सरकार को सौंप दी गई है। अगर हमारी दूसरी राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची में हमारे 61 विषय हैं जो कि सारे के सारे विषय स्थानीय महत्व के हैं, जिनके बारे में जिम्मेदारी राज्य की जो सरकार है उसको सौंपी गई है। अगर हमारी तीसरी सूची की बात करें तो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं और ये जितने भी विषय हैं इन पर केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य की सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है, अगर दोनों एक ही विषय को लेकर कानून बनाने जाए तो किसका कानून है वो लागू होगा। तो आपको मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर दोनों कानून बनाना चाहे, राज्य की सरकार भी बनाना चाहे और केंद्र की सरकार भी कानून बनाना चाहे, तो स्पष्ट रूप से केंद्र की सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। अगली बात, अगर हम बात संघात्मक संविधान की बात करें, संघात्मक संविधान के अनुरूप भारत में का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और भारत का संविधान कठोर भी है। और भारत का संविधान कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों ही जो सदन होते हैं उनका बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की जो स्वीकृति है वो इसके लिए चाहिए। तो ये कठोर व्यवस्था को अपनाया गया है। अगर हम तीसरी संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो हमारे यहाँ विधानमंडल के 2 सदन हैं। हमारे देश में जो केंद्र है उसमें संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। अगर लोकसभा की बात करें उसके प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो हम वयस्क मताधिकार के द्वारा हमारे द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो उसमें वो इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है जो हमारे देश की राज्यसभा है। तो हमारे देश में ये संघात्मक व्यवस्था के सारे लक्षण हैं, लेकिन फिर भी जो आलोचक है वो बात कह रहे हैं, उनका अपना रेफरेंस है। उनका कहना है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से संघीय नहीं है, उसमें एकात्मक व्यवस्था के काफी ज्यादा गुण पाए जाते हैं। अगर बात करें तो भारत का जो संविधान है एकात्मकता के गुण की बात करें तो हमारे देश में केंद्र की जो सरकार है उसको ही सारी शक्तियां दी गई है। चाहे वो संघ सूची है उसके मामले में भी स्ट्रोंग है, चाहे वो राज्य सूची है, राज्य सूची के मामले में भी केंद्र की स्ट्रोंग है। अगर चाहे वो समवर्ती सूची है तो समवर्ती सूची में भी केंद्र की सरकार ही मजबूत है। तो जो आलोचक है उनका कहना है कि जितने भी जो ये विषय है उन पर केंद्र की सरकार है, स्ट्रोंग है, इसीलिए भारत के संविधान का जो झुकाव है वो एकात्मकता की तरफ है। दूसरी वो बात एकात्मकता के बारे में अपना रेफरेंस जो दे रहे हैं उनका मानना है कि भारत में एकल नागरिकता है उसको अपनाया गया है। क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में होता क्या है कि उन देशों में दोहरी नागरिकता होती है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कनाडा हो, उन देशों में नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी गई है। लेकिन भारत में क्या है कि एकल नागरिकता दी गई है, तो भारत का संविधान संघात्मक कैसे हो सकता है? ये तो एकात्मक है, उनका अपना रेफरेंस है। अगर बात करें तो हम तीसरी बात करें, हमारे देश में
एक हरी न्यायपालिका की स्थापना की गई है। केंद्र में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय है, उसी के जो निर्णय है हमारे देश के जितने भी न्यायालय उनके ऊपर बाध्यकारी रूप से लागू होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत का संविधान है तो वो संघात्मक है, इसमें तो एकात्मकता के गुण मौजूद है। तो अगली बार अगर बात करें एकात्मकता की तरफ भारत के संविधान का झुकाव की बात करें तो हमारे देश का जो संविधान है उसमें जो अखिल भारतीय जितनी भी सेवाएं हैं पूरे देश के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना केंद्र के स्तर पर कर रखी है और वो राज्य के अंतर्गत कार्य करते हैं। इस बात से भी स्पष्ट होता है कि भारत का जो संविधान है उसका झुकाव है एकात्मकता की तरफ। लेकिन अब मैं बिल्कुल अपना जो रेफरेंस है वो देना चाहूंगा। तो मेरा ये मानना है कि जो भारत का जो संविधान है वो संघात्मक होने के साथ साथ उसमें एकात्मकता के भी गुण मौजूद हैं। तो अगली फीचर की हम बात करते हैं पार्शली फ्लेक्सिबल एंड पार्शली रिजिड। तो ये भारत का जो संविधान है उसके बारे में है। पहले तो मैं बता देता हूं जो भारत का संविधान है अंशतः लचीला अंशतः कठोर है। कारण क्या है भारत के संविधान को क्यों अंशतः लचीला और अंशतः कठोर रखा गया है? भारत का संविधान न तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भांति है कि वो ज्यादा कठोर है, भारत का संविधान ना ही ब्रिटेन की संविधान की भांति है कि काफी ज्यादा लचीला है। तो हमारे जो संविधान निर्माता चाहते थे कि ना तो संविधान को ज्यादा कठोर बनाया जाए ना ही ज्यादा उसको लचीला बनाया जाए, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना हमारे संविधान निर्माताओं ने अच्छा समझा। इस विषय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान बना तो अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी थी। उन्होंने कहा था कि यद्यपि हम इस देश के संविधान को उतना अधिक कठोर तथा स्थायी बनाना चाहते हैं उसको उतना ही कठोर तथा स्थायी बनाएंगे, लेकिन हम संविधान को कभी भी कठोर नहीं बना सकते क्योंकि ये वर्तमान अगर ये आज का जो संविधान है हो सकता है कि भविष्य में उसकी उतनी उपयोगिता ना हो। इस करके जो संविधान के बारे में जो उन्होंने बात कही थी वो स्टिक बैठती है। लेकिन भारत का संविधान है अगर हम इसमें देखें तो इसको अंशतः लचीला अंशतः कठोर बनाया गया है। भारत का संविधान में उसमें जो परिवर्तन है वो 3 विधियों से होता है। अगर हम पहली विधि की बात करें तो हमारे अगर बात करें तो सामान्य प्रतिनिधित्व से हो जाता है इसमें परिवर्तन। अगर दूसरी विधि की बात करें इसमें कठोर है वो विधि जिसके अंदर बहुत सारे विषय रखे गए हैं। हमारे संविधान का अगर अध्याय 3 है भाग 3 और भाग 4 है उसमें जो परिवर्तन है वो कठोर विधि से होता है। और भारत के संविधान में एक अन्य विधि भी रखी गई है। हमारे देश की जो राज्यसभा और लोकसभा है उसके जो बहुमत है और 2/3 बहुमत और आधे राज्य है उनकी भी सहमति लेनी पड़ती है। और इस विधि में अगर हम बात करें तो हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है और हमारे देश के जितने भी न्यायालय हैं और हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसकी निर्वाचन प्रक्रिया है उसके बारे में इसी विधि से परिवर्तन होता है। भारत के संविधान की अब अगली फीचर की बात करेंगे। भारत के संविधान में अगर हम बात करें तो अगली जो फीचर है ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। पहले तो मैं इसका मीनिंग स्पष्ट करना चाहूंगा कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट संयुक्त चुनाव प्रणाली। संयुक्त जो चुनाव प्रणाली होती है इसका अर्थ है कि जो भारत में जो इलेक्शन होगा वो इकट्ठा होगा। इससे पहले क्या था? इससे पहले भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी जिसकी शुरुआत 1909 में की गई थी और जिसको बाद में 1935 के जो अधिनियम थे उनके द्वारा उसको परिवर्तित किया गया था। लेकिन आज क्या है भारत में संयुक्त चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 325 में साफ लिखा हुआ है कि भारत के लिए एक संयुक्त चुनाव प्रणाली होगी, अर्थात एक क्षेत्र से एक कैंडिडेट होगा और वो किसी भी सभी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय के लोग अब मिलकर उसको वोट डालेंगे। तो इसको संयुक्त चुनाव प्रणाली कहते हैं। और दूसरी बात की हम बात करें तो वयस्क मताधिकार। हमारे यहाँ नागरिकों को एक वयस्क मताधिकार मिला हुआ है। आजादी से पहले क्या था हमारे देश में कि वयस्क मताधिकार केवल जो शिक्षा है और जो संपत्ति है इन्हीं बातों को लेकर मत का अपना प्रयोग कर सकते थे। लेकिन आज इसमें ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में जिसकी भी आयु संविधान के अनुसार जिस भी मतदाता की आयु 18 वर्ष है वो अपना वोट डाल सकता है। तो ये वयस्क मताधिकार प्राप्त है। लेकिन आर्टिकल 326 के अनुसार पहले जो मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष थी, लेकिन भारत के संविधान में 61वां संवैधानिक संशोधन कर दिया गया है। ये संवैधानिक संशोधन 1989 के अंदर किया गया था। अब मताधिकार की आयु 18 वर्ष रखी गई है।
तो अगली फीचर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारे देश की पार्लियामेंट्री जो सुप्रीमेसी है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है। पहले इसका अर्थ स्पष्ट कर देता हूं। संसदीय जो सर्वोच्चता है और जो न्यायिक सर्वोच्चता है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रखा गया है। हमारे देश में क्या है कि जैसे ब्रिटेन का संविधान है, उस देश में क्या है, संसद को सर्वोच्च माना गया है। संसद जो भी कानून बना दे उसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इंग्लैंड में प्रथा है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें, वहां न्यायिक सर्वोच्चता है। अगर संसद वहां कोई भी कानून बनाएगी या कार्यपालिका कोई भी आदेश जारी करेगी तो वो संविधान के अगेंस्ट है या नहीं है, इस बात को देखने की जिम्मेदारी वहां देश की न्यायपालिका की है। लेकिन भारत में क्या है, हमारे देश में संसदीय सर्वोच्चता भी है और न्यायिक सर्वोच्चता भी है। हमारे देश में अगर संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है तो उसको देखने की जिम्मेदारी हमारे न्यायपालिका की। न्यायपालिका हमारे संविधान की रक्षा करती है। लेकिन हमारे देश में संसदीय सर्वोच्चता भी है। जितने भी जो भी न्यायपालिका है उसकी शक्तियों को कम करना या बढ़ाना वो हमारे देश की संसद के ऊपर निर्भर है। इस करके हमारे देश में संसदीय सर्वोच्चता भी है और न्यायिक सर्वोच्चता भी है। तो अगले अगर हम फीचर की बात करें, बी कैमरल लेजिस्लेचर, इसके बारे में मैंने शुरुआत में भी थोड़ा सा आपको बताया था, बता देता हूं इसके बारे में आपको। बी कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है भारत में द्विविधानमंडल है। हमारे देश में केंद्र के अंदर जो संसद है, एक उसका सदन है लोकसभा और एक दूसरा सदन है राज्यसभा। लोकसभा हमारे देश में संसद का निचला सदन है, जिसका प्रतिनिधियों का जो चुनाव है व्यस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा किया जाता है। और अधिकतम जो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 552 हो सकती है। अगर दूसरा सदन की बात करें तो वो राज्यसभा है, जो कि इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव है वो हमारे जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा वो निर्वाचित किए जाते हैं। और जो उसके 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उनका वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो भारत के संविधान की ये भी अलग फीचर है। तो अगले फीचर की अगर हम बात करें संविधान में, हमारे संविधान में स्पेशल प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेज। संविधान के अंदर जो माइनॉरिटी है, जो बैकवर्ड क्लासेज है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन भारत के संविधान में किया गया है। तो उनके लिए हमारे देश में क्या है कि जितनी भी नौकरियां हैं उनमें भी रिजर्वेशन दी गई है। अगर हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा में रिजर्वेशन दी गई है। अगर हम बात करें विधानसभा की या स्थानीय संस्थाओं की, इनमें भी रिजर्वेशन दी गई है। प्रारंभ में तो ये 10 वर्षों के लिए थी, 1960 में इसको समाप्त हो जाना था। लेकिन बाद में क्या है, संविधान में संशोधन करके बार बार इसको 10-10 वर्ष करके आगे बढ़ाया जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 95वें संवैधानिक संशोधन जो किया गया था 2009-10 के अंदर, उसमें इनका 25 जनवरी 2020 तक इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया था। वर्तमान में इसको 2030 तक बढ़ा दिया गया है। तो हमारे संविधान में जो माइनॉरिटी या बैकवर्ड क्लासेस है, इनको रिजर्वेशन दिया गया। इसके अलावा हमारे यहाँ SC जो ST है, उनके लिए लोकसभा में अलग से जो स्थान है वो आरक्षित कर रखे हैं। वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो आज लोकसभा में 84 जो स्थान है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर रखे हैं। ये भारत के संविधान की विशेषता है। प्रश्न ये उठता है कि इनको रिजर्वेशन क्यों दिया गया? तो ये बैकवर्ड थे और इनके विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करने के लिए भारत के संविधान के अंदर इसका जो प्रोविजन किया गया है। अगर अगली विशेषता की बात करें तो वन नेशनल लैंग्वेज। भारत एक बहुभाषी देश है, इसमें अनेक प्रकार की जो भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के अंदर 22 जो भाषा हैं उनको संविधान में रखा गया है। और देश की राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए वन नेशनल लैंग्वेज को चुना गया है। तो हमारे देश में जो हिंदी है, देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ये हमारे संविधान की अनोखी विशेषता है। और इसकी जो रक्षा करने का जो दायित्व है वो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों के ऊपर सौंपा गया है, वो कि हिंदी को बढ़ावा देंगे। तो ये हमारी भारत की संविधान की विशेषता है। अगली विशेषता की बात करें, पीपल्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है जो भारत का संविधान है वो जनता का अपना संविधान है। संविधान की प्रस्तावना में भी ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हैं तथा इस संविधान को
समर्पित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारे देश के संविधान में जनता ही सर्वोच्च है, जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अगली विशेषता की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। हमारे देश में जो पंचायत है, जो नगर पालिका है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से प्रोविजन कर रखा है। हमारे देश में आर्टिकल 73 है जो पंचायत के लिए किया गया था। अगर आर्टिकल 74 की बात करें तो वो म्युनिसिपैलिटी के लिए किया गया था, नगर पालिका के लिए किया था। संविधान में प्रोविजन कर दिया गया है और इस बात का जिक्र हमारे देश के संविधान में, ये हमारे संविधान की अनोखी विशेषता है। अगर अगली विशेषता की बात करें, अ कॉन्स्टिट्यूशन वेरिड फ्रॉम मैनी सोर्सेज। ये बात स्पष्ट है कि हमारे देश का जो संविधान है बहुत सारे सोर्स हैं उसके। हमारे संविधान निर्माता ने तो स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया था कि हम कोई ऐसा मौलिक संविधान नहीं बनाना चाहते, हम तो केवल एक ऐसा काम चलाऊ संविधान बनाना चाहते हैं जिससे हमारे देश की जो व्यवस्था है वो ठीक तरीके से काम कर सके। इसके लिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के संविधान से जो भी उनको अच्छी बातें लगी वो सारी के सारे हमारे संविधान में ग्रहण कर ली। अगर बात करें मौलिक अधिकारों की तो वो या न्याय व्यवस्था की बात करें, जिसमें हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, हमारी न्यायपालिका है, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हमारे देश की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली है, उसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, इन सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अगर हम बात करें संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो इस करके जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे, उन्होंने दूसरे देशों से जो भी अच्छी बातें उन देशों में सफलतापूर्वक कार्य करी थी, वो अपने देश के संविधान में भी शामिल कर ली। यह हमारे देश के संविधान की बहुत बढ़िया विशेषता है। आज के लेक्चर के प्रारंभ में हमने एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कोट्स ली थी, जो उन्होंने कहा था, इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट। क्या आज की परिस्थितियों में उनकी कही गई बातें हैं वो तर्कसंगत बैठती है, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उनको देखकर हमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश का संविधान का उल्लंघन हो रहा है। अगर ऐसा है तो मेरे को लगता है कि हमारे देश की केंद्र की सरकार की और हमारे देश की राज्य की सरकार और हमारे देश की न्यायपालिका सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो समन्वय से काम करे और इसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन ना हो। तो आज हमने बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और हमने बहुत सारी बातों को सीखा। हमने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के संविधान की विशेषता है, उसके बारे में सीखा। वन नेशनल लैंग्वेज की बात करें या फिर भारत का जो संविधान है वो अनेक सोर्सेज हैं उसके, ये सारी बातें हमने सीखी। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये पार्ट 2 है इसमें कुछ ना कुछ मैंने छोड़ दिया है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है या आपकी क्वेरी बनती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो क्वेरी है वो लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्वेरी है उसका मैं जवाब आपको दे सकूँ। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।